किसी कोई एग्जाम आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपका रैंक आता है 1, कैसा लगता है देखने के बाद? कैसा लगता है? विश्वास नहीं होता, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख ली। ठीक, सबके साथ होता है। और रैंक 1 सुन के गूज बम्स भी आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं? ठीक, ये रैंक 1 पाने के लिए जिस स्टूडेंट ने बहुत स्ट्रगल किया, लगातार पढ़ते रहा, वो स्टूडेंट सीजी व्यापम जेई में रैंक 1 है, निमेश्वर अमृत। तो निमेश्वर के लिए बैठिए। ठीक, निमेश्वर के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाएं। ठीक, अभी वो आपको बताएगा कि कैसे उसने तैयारी की, क्या क्या फॉलो किया। ठीक, ध्यान देंगे। देखो, आपको ये जो टॉपर स्टॉक कराया जाता है, ये है कि आप इनके एक्सपीरियंस को यूज करें। इनका एक्सपीरियंस, ये जो अपने स्ट्रगल टाइम में देखें, उस एक्सपीरियंस को आपको यूज करना। निमेश्वर बहुत बहुत बधाई, फर्स्ट रैंक है सीजी व्यापम जेई WRD, रैंक 1 कैंडिडेट। आप लोग के भीड़ से ही निकला हुआ एक कैंडिडेट है। कहाँ बैठता था निमेश्वर क्लास में? नीचे। निमेश्वर बैठता था नीचे की क्लास में। ठीक, चुपचाप बैठ के धीरे धीरे करके सिलेक्शन दे दी। इसके पहले भी निमेश्वर का CSEB में हुआ, SSC भी मेंस तक पहुंचा, लगातार स्ट्रगल करते गया और आज रिजल्ट आपके सामने। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां। आज के दौर में जब आप सवाल ऐसा कोई आए, है ना, जब कभी ऐसा प्रश्न आता है कि मेरे को करना क्या चाहिए, तो गांधीयन प्रिंसिपल से बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर गांधीयन वैल्यूज को डाइल्यूट किया जा रहा है, और आप सभी को हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप सरकारी सेवाओं में जाएं। ठीक, सरकारी सेवाओं में आप लोग जाएं और सरकारी सेवाओं में आपका सिलेक्शन हो। किसी भी सरकारी सेवा का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है क्या? प्रॉफिट में कराना, बेच देना उठा के कोई भी चीज को? किसी भी लोक सेवा का जो उद्देश्य होता है वो होता है अंतिम व्यक्ति का उत्थान। और निमेश्वर, तुम आज सब इंजीनियर में ये रैंक 1 लाया लड़का, कल ये AE भी बनेगा और ये बड़ा अधिकारी बनेगा। इसके सामने कई बार ऐसी समस्या होंगी कि मैं क्या करूं, तो ये जो उत्तर गांधी देते हैं उससे बेहतर उत्तर और कोई नहीं देता। जब भी आप लोक सेवा में हैं तो अंतिम व्यक्ति का उत्थान। राहुल साहू का रेस्क्यू हुआ, सरकार को पैसा मिला क्या? 1 रुपया मिला सरकार को? अगर सरकार ये सोचती कि मैं किस प्रॉफिट से करूं तो वो काम नहीं हो पाता, वो बच्चा नहीं बच पाता। कई बार सर्विस में आपके सामने ये सवाल आएगा कि मैं क्या करूं, तो उस समय याद रखना कि सबसे निरीह, सबसे कमजोर, सबसे निचले तबके का जो इंसान है उसके लिए क्या आप बेहतर कर सकते हो। आप कितना पैसा कमाओ, पद कमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उस व्यक्ति का बेहतर ना करें जिसके लिए सही में वंचना या किसी प्रकार की कोई कमी है। तो निमेश्वर, तुमको गांधी जी हमेशा काम आएंगे। ठीक, तो मेरी तरफ से गांधी जी का ये मोमेंटो मैं निमेश्वर को दे रहा हूं, हमेशा इनको याद करना। ठीक, चलिए अब निमेश्वर से मैं आग्रह करूंगा बिना समय लिए कि आप लोगों को बताए कि उसकी जर्नी कैसे रही और क्या क्या चैलेंजेस उसके बीच में आए। 2-4 क्रॉस क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आएगा तो मैं आप लोगों की तरफ से पूछूंगा, आप लोग तो पूछते हो नहीं। ठीक, तो मैं ही वहां से चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा कि भैया बताओ इसमें क्या किए थे जब ये हुआ था। ठीक, तो निमेश्वर के लिए एक बार फिर से तालियां, और मैं अब उसको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। 2 माइक लगाना पड़ेगा निमेश्वर, है, एक कैमरा में जाएगा, एक जो है इसमें जाएगा, इसको एक मिनट निकाल। चालू है ना? चालू सर, इसको लगा। हाँ, इसको मैं लगा देता हूँ। उतारते मैंने तो उतार देने की हाँ सर जाएगा।
सर इसको पीछे ये तो इसका छूट जाएगा इधर से। नहीं आ गया ना फिर से। हिलेगा तो मैं हूँ ना यहाँ पे। हाँ सर। बोलते ये धड़क सबको गुड मॉर्निंग और सर और मैम को प्रणाम। वहाँ जब बैठे रहते तो चाहते हैं कि यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर का मेरे ख्याल से सबका ड्रीम रहता होगा कि ये जगह जो है वो चाहिए, हर किसी को चाहिए। जैसे मैं वहाँ पे रहता हूँ तो मैं हमेशा देखता था बाहर वो फोटोज देखता था, जब हम लोग लाइन लगा के रखते थे तो मैं हमेशा वो फोटोज देखता था कि कब मेरी भी फोटो लगेगी यहाँ पे। या पिछले बार एसीएस जब छूटा तब लगा कि यार मेरी भी फोटो होती एसीएस वाले में, कि कुछ और मेहनत कर लेता, कुछ कमी थी उसको पहले दूर कर लेता। तो कमियां बहुत थी एसीएस के दौर में, जब और तैयारी आगे किया तब ये चीज़ पता चला कि बहुत कमियां थी। जब मैंने देखे तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला गलत करके आया था, मास अपॉन वॉल्यूम जो अपन करते हैं वो फॉर्मूला गलत करके आया था और मैं रेस से बाहर था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बाकी चीज़ों की गाइडेंस तो मतलब मैम और सर से बेहतर कोई नहीं दे सकता। आप यकीन नहीं करोगे, सर जो मतलब हम लोगों को सुनाते हैं ना, जिसको हम अपने लैंग्वेज में लेक्चर्स बोलते हैं, मतलब लेक्चर दे रहे हैं सर थोड़ा ऐसा करके, तो वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता था मैं मोटिवेट होने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्योंकि तैयारी में घुस गया था, कहने का मतलब आप डूब चुके हो, तैयारी में घुस चुके हो और पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि पीछे आप 6 साल हो गया तैयारी करते, आप पीछे जाओगे लोग पूछेंगे कि 6 साल से तैयारी करने के बाद कुछ नहीं लिया फिर वापस आ गया। तो ये वाला सिचुएशन था, बहुत बेकार सिचुएशन था कि मैं इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद भी तैयारी में घुसा। मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई के ऊपर इतना इन्वेस्ट किए जितना पता नहीं उनको करना चाहिए था कि नहीं। तो बहुत सारा दिक्कत था उसके बाद भी। तो मेरे को ज़रूरी था कि मैं कैसे भी करके एनी हाउ मेरे को सिलेक्शन लेना, चाहे कोई भी पोस्ट हो। रैंक वन में कभी बहुत ज़्यादा सपना नहीं देखा, लेकिन सर मेरे को सपना दिखाए लिटरली इस एग्ज़ाम से पहले हमेशा बोलते थे तेरे को रैंक वन लाना है, रैंक वन लाना है। और मैं भी खुद को पुशअप करता था, हाँ सर आप बोल रहे हो, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। पर ये चीज़ आपको भी पता है कि कितना अनसर्टेन होता है एग्ज़ाम। लास्ट जब तक एग्ज़ाम देने नहीं गए थे तब तक यही लगता था कि पता नहीं किसी तरह से लटक जाए, किसी तरह से लटक जाए, कोई ऐसा पता नहीं होता पेपर देते टाइम कि मैं रैंक वन आ जाऊँगा। तो ये सबके साथ है और बहुत बेकार फेजेस आए लाइफ के, फिर भी कैसे भी सस्टेन किया। तो ये सर और मैम का मोटिवेशन था मेरे को हमेशा। सर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या कोई उनको वो मिलता है तो तुरंत मैसेज की ये ऐसा आ रहा है, तैयारी करना शुरू कर दो। सर भी कल मतलब मेरे को मैसेज किया कि एसीएस का आ रहा है। मतलब एक बहुत, जब आपका मेंटर आपको अप्रोच करता है तो बहुत पॉजिटिविटी आती है कि आपको तो तैयारी करनी ही है। तो ये वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को कहा जाए बहुत एक मोरल सपोर्ट या मतलब स्ट्रेंथन किया। बेसिकली स्ट्रेंथ बहुत लोगों में है, मतलब यहाँ या पेपर देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन उनके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ है, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि किसी के पास ऐसा मेंटर नहीं होता जो उसको पुश करते रहे। देखो पढ़ाना या मटेरियल्स की बात है वो हर जगह से मिल जाती है। आप भी वही चीज़ें यहाँ पे बैठ के पढ़े हो, मैं भी वही चीज़ें बैठ के पढ़ा हूँ। मैं 4 साल से 5 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई 5 साल 6 साल से भी पढ़ रहा है, कोई 2 साल में पढ़ के भी तीसरा रैंक दूसरा रैंक ऐसा लाया है। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कई लोग 6 साल से भी करके तैयारी ऐसी रखे कि 80 नंबर 90 नंबर। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, हर किसी के पास किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। मेरे पास भी एक मोरल सपोर्ट चाहिए था जो मेरे को सर और मैम के रूप में हमेशा मिले। सर तो हमेशा ही रहते थे मेरे साथ कि पुश करने के लिए कि ये कर, तबीयत कैसी है, ठीक है ना, कोविड का दौर चल रहा था, बहुत बुरा दौर। तो ये सारा चीज़ है। और उसके बाद अगर तैयारी की बात करूँ या कैसे स्ट्रेटजी रही, ये सब तो मैम तो बताती है, मैंने हमेशा फॉलो किया मैम को। मैं पेपर से पहले मैम को पूछा मैम ईएस लगाना चाहिए क्या, तो मैम ने किया कि नहीं, थ्योरी क्वेश्चंस के ईएस लगाओ, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत करो, हल्के क्वेश्चन करो, क्योंकि ईएस लगाने जाते तो अपन न्यूमेरिकल में घुस जाते हैं।
न्यूमेरिकल अरे यार सॉल्व नहीं हो रहा है, 1 घंटे से बैठे हैं 15-20 क्वेश्चन हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर किसी को। तो इस तरीके से मैम ने बताया आप क्वेश्चन लगा रहे हैं या कभी भी लिख के प्रैक्टिस करना मेरे को बहुत हेल्प किया, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया एसीएस से पहले या उससे पहले, एसीएस के टाइम तो लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, उससे पहले मैं लिख के प्रैक्टिस नहीं करता था। इसीलिए शायद बहुत जगह ऐसा था कि गलतियां बहुत होती थी मेरे से, पॉइंट आउट नहीं होता था गलती जो है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जो भी मटेरियल पढ़ रहा हूँ उसको वन लाइनर फॉर्म में या अपने कन्वीनियंटली एक लिख सकूँ जो मेरे को हेल्प करे लास्ट टाइम में। तो ऐसा कोशिश किया पढ़ाई करने का। मैं बहुत बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज के कोई होंगे आपके कांटेक्ट में, आप उनसे पूछिएगा, मैं बहुत बिलो एवरेज हूँ। तो अपने आप को मैं बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग पास हुआ हूँ, मैं आपको बता दूँ एकदम लिटरली। ग्रेस में पास हुआ हूँ, 8 सेम में ग्रेस है मेरा। उससे पहले हर सेमेस्टर में बैक है, शुरू में 3 बैक फिर 2 बैक, ऐसे हर सेमेस्टर में बैक्स हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप कम्पीट किन से करोगे फिर आपको लगेगा अरे यार ये 90 से पढ़ के आया है तो ये यहाँ से पढ़ के आए या बहुत ब्रिलियंट है। ठीक है ना, 1 है 2 है, आप भी तो तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा सोच के मैं खुद को पुश किया करता था। मेरे खुद का दोस्त था जो यूनिवर्सिटी में उसके अच्छे रैंक्स रहते थे, वो मेरे साथ पढ़ता था, तो मैं उसको देख के पढ़ता था। जब वो सो जाता था तब भी मैं पढ़ता था, क्योंकि यही टाइम है जब मैं आगे आ सकता हूँ, क्योंकि बेसिक्स एकदम ज़ीरो थे, हिले हुए। तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जो भी मैं किया वो रिजल्ट दिया मेरे को, तो शायद कुछ पॉजिटिव होगा इसमें। काउंटर क्वेश्चन मैं कुछ कर रहा हूँ जो मेरे पास कलेक्शन है ना, पीछे से बोलूंगा तो आवाज आएगा, मैं आ जाएगा ना उतना जितना आया था पिछले बार। कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे इस बार मार्जिनली 90, 92, 95 में जाके रुक गए हैं। अब इनको ये डर लगता है कि हम इतना तैयारी किए, एग्जाम के फियर में कई सवाल उनका गलत हो जाता है। मतलब 10 सवाल ऐसे गलत हो गए या 7 सवाल ऐसे गलत हो गए जो फियर के कारण गलत हो गए एग्जाम प्रेशर में। तो ये तुम्हारे साथ कभी हुआ है, और अगर उसको हैंडल करना है तो क्या तरीका हो सकता है? ये तो सबके साथ ही होता है। जैसे मेरे को लिटरली बोलूँ तो प्लस पॉइंट ये था इस टाइम कि मेरे रिजल्ट आ गए थे 4 दिन पहले CACB JEE के, तो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया रहा होगा कि कुछ तो हाथ में है, शायद इसीलिए मैं एकदम गो थ्रू। लेकिन एक चीज़ मैं सीखा हूँ पिछले बार PWD JEE के एग्ज़ाम से, कि मैं पिछले बार 120 क्वेश्चन, जैसे कुछ लोगों से सर मेरी बात हुई, बहुत अच्छे स्टूडेंट है यहीं के, तो सेफ्टी में, हाँ सर, कि 118 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन व्यापम है तो दिक्कत तो होता ही है, सही का गलत या कुछ भी तो ले ही लेता है। तो ऐसा ही PWD के टाइम मेरे साथ हुआ। मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे को लगा ये सेफ अटेम्प्ट है, कभी 90, 100 में तो सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर लगा कि हो जाएगा, और उसी टाइम फिर मैं PWD के बाद जॉब पढ़ा रहा था, वो छोड़ के आ गया कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे को SES की तैयारी करनी थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली उसके बाद। तो फिर जब रिजल्ट आया तो मैं देखा कि नहीं, ये चीज़ नहीं है। और क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहे थे, मैं श्योर था, जो मेरे को पता ही है, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट वाला, ऐसा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, तो वो चीज़ें गलत करके आ गया, जो सबके साथ होता है। शायद एक किसी के साथ 1 होगा, किसी के साथ 5 होगा। जो टॉप करता है उसके साथ हो सकता है 2 हो, आपके साथ 5 या 7 हो जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन होता सबके साथ है, इतना श्योर है। मतलब लास्ट टाइम में ये चीज़ है कि जितना हो सके काम रहिए। इससे क्या होगा कि आप एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे लास्ट टाइम में पेपर में, और लास्ट 1 दिन या 2 दिन उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए जिनको पढ़ चुके हैं। जैसे वो नोट्स मैं बता रहा था, मैं सिर्फ उन पन्नों को लेके पढ़ता था। अभी फिलहाल के एग्जाम में जो पन्ने नोट्स 1-1 पेज का हम बनाए रहते हैं, 1-1 पेज शॉर्ट नोट, 1 लाइनर के फॉर्म में, चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब बनाए हैं या कुछ भी कर रहे हैं तब बनाए हैं, उन नोट्स को पढ़िए। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। आप जब पढ़े हुए चीज़ों को फिर पढ़ते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो मैं बना लूंगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इससे क्या है, एग्जाम में आपको मतलब पीछे से बैक ऑफ द माइंड बहुत हेल्प करता है।
इंट्यूशन अच्छे लगते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि तुक्का हम लोग बोल देते हैं या इंट्यूशन बोलते हैं, तो इंट्यूशन बहुत अच्छा लगता है कि हम नहीं जानते रहते, क्वेश्चन पढ़ते हैं पर हमको आंसर आता है। सबकॉन्शियस में पढ़ते रहोगे सबकॉन्शियस में कई चीज फिट होते जाता है और वो आपको एग्जाम में पुश करता है। अच्छा, ये मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम है, टेक्निकल वालों का हमारे, कि मैं पहले टेक्निकल पढ़ लेता हूँ और फिर बाद में सोचूंगा कि नॉन टेक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसका इनको जवाब दो। ये बार ये सवाल मेरे सामने आता है। टेक्निकल नॉन टेक तो अब तो ऐसा है कि दोनों चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप सब इंजीनियर के लिए कर रहे हो तब भी और SES के लिए कर रहे हैं तब भी, क्योंकि सिलेबस डाल दिया। हालांकि अभी का पैटर्न थोड़ा अलग हो गया क्योंकि शुरुआत था, लेकिन आगे जाके ऐसा पैटर्न शायद नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस में डाल दिया और हम क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे अगली बार। तो फिर पढ़ना तो टेक्निकल दोनों पैरेलली ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को छोड़ के जाएंगे, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ और जैसे बताया बहुत बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट हूँ। तो मैं जैसे टेक पढ़ता था ना, तो हिंदी तो अपन पढ़ ही लेते हैं, तो नॉन टेक पढ़ने में क्योंकि जनरली हमारे पास मटेरियल जो होता है, अभी खैर इंग्लिश मीडियम वाले के पास इंग्लिश मीडियम वाला मटेरियल भी होता है, लेकिन वो हिंदी पढ़ने में बहुत इशू होता था। आप टेक्निकल पूरा इंग्लिश में पढ़ रहे हो, फिर हिंदी पढ़ने में तो उससे क्या है, लेंथ नहीं बनता क्वेश्चन का। मतलब जैसे आप बनाने जा रहे हो तो उतना क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एक बार में, या थ्योरी पढ़ने जा रहे हो तो बहुत अटकते हैं। वैसे ही सेम नॉन टेक पढ़ने के बाद टेक पढ़ने से होता है, लगातार आप नॉन टेक पढ़। इससे अच्छा ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा क्यूमुलेटिव पढ़ो आप, जो आपका कमजोर है। जैसे टेक कमजोर है तो टेक को आप थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा पढ़ो, और नॉन टेक आपका अच्छा है आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो उसको, किसी भी पैटर्न में, चाहे वो क्वेश्चन के पैटर्न में हो या थ्योरी। और मेरे हिसाब से थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों बहुत बेनिफिशियल होता है। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी चालू करूंगा। सर कौन सा पोस्ट आएगा, पहले पोस्ट खोजते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं, ये स्ट्रेटेजी कैसा है बच्चों का? अगर होगा या नहीं होगा तो क्या अल्टरनेटिव होगा, कैसे करना चाहिए आगे? सबसे अच्छा तो ये है कि सेट करें कि तैयारी करना ही है, और कोई भी जैसे AE को ही, अभी तो बेस्ट है कि आप सीधे AE को एम करें, क्योंकि अगर आप AE को एम करते हैं तो सिर्फ आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन बच जाएगा। अगर ये रिटेन करता है ये वाला सिलेबस, तो आपका कंप्यूटर बस बच जाएगा, जिसको आप तैयार कर सकते हैं उसी टाइम पे, जो टाइम आएगा उस टाइम पे तैयार कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा JEE का आ रहा है तो JEE के हिसाब से, लेकिन तैयारी आप पहले से करें तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। जैसे अभी अब कोई एग्जाम नहीं है आपके सिर में, आप जितना पढ़ोगे बहुत अच्छा एक्यूमुलेट होगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा रिटेन करेगा, बाद में आपके लिए वो रिविजन होगा फिर, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप अगर रिविजन भी करते हो तो आपको 1.5 महीना लग जाता है, मेरे ख्याल से 1.5 महीना लग जाता है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। सिर्फ टेक का बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीना, क्वेश्चन प्लस आंसर, क्वेश्चन प्लस थ्योरी। तो ये ऐसा मेरे को नहीं लगता बहुत इफेक्टिव। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं या जिनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लोग बहुत अच्छे लोग, जो टॉपर्स होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ NIT या IIT वगैरह से पढ़ के जो लोग आए हैं, वो लोग हो सकता है 1.5-2 महीने में कर लें तैयारी एकदम, क्योंकि उनके लिए सारा चीज़ रिविजन ही होता है हमेशा। वो लोग थोड़ा थोड़ा कभी न कभी पढ़ते रहते हैं और उनकी हैबिट बहुत रहती है। सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग यही सोचते हैं ना कि NIT वाले, या जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी, उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा हैबिट रहती है खुद से, इसलिए शायद वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो खुद से तैयारी करने में कभी कमी नहीं करते। और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, हमारे सामने कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होता जिसको देख के पढ़े, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो पढ़ाने आते हैं टीचर, वो कंपटीशन फाइट करके आए रहते हैं, तो वो उनको ना, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, वो उनको पुश करता है गवर्नमेंट कॉलेजेस को। गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करके आया हुआ कोई भी, चाहे मतलब कोई भी स्टूडेंट, वो मतलब उतना ही मैच्योर लगता है या उतना ही अपने कैरियर के लिए अवेयर लगता है जितना एक प्राइवेट कॉलेज से आया हुआ स्टूडेंट उतना नहीं लगता। मतलब मैं नहीं था लिटरली, जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो मैं अपने कैरियर के लिए उतना अवेयर नहीं था। तो ये चीज़ है, शायद ये वाला एक फैक्टर है, क्योंकि वो देखते हैं टीचर्स उनके कंपटीशन फाइट करके आए हैं और उस चीज़ को, या उनके कहा जाए,
उनके ठसन को बोले या जैसे वो रहते हैं, मतलब एक रुबाब रहता है ना कि आते हैं अरे सर हैं, इतने कम उम्र में एज को भी देखते हैं लोग कि अरे यार कंपटीशन फाइट करके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मैं बहुत सोचता था कि उनके अंदर ऐसा क्या एबिलिटी आ जाता है कि ये लोग 2.5 घंटा जैसे क्लास कर रहे हैं, 2.5 घंटा सुबह कर रहे हैं, 2.5 घंटा शाम कर रहे हैं, तो इस बीच में घर पे कितना पढ़ाई करना चाहिए क्लास का छोड़कर? क्लास का क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जितना पढ़ सके, क्योंकि मैं कभी टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाया कि मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं तो मेरे घर वाले 5-7 हज़ार रुपये मेरे को भेज रहे हैं महीना, वो इसीलिए भेज रहे कि मैं यहाँ पढ़ूं, ना कि मैं 2 घंटे नहाऊं 1 घंटे खाऊं, ऐसा टाइप का नहीं। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं दोपहर को सोऊंगा, नींद आ गई तो सो गए, सोने का कौन टाइम बनाएगा, है ना। तो आप ऐसे कर लो कि आपको 8 घंटे सोना है, 2 घंटे ये करना है, बाकी चीजें ये करनी, बाकी जितना टाइम आपके पास बच रहा है आप कोशिश करो कि आप पढ़ो या मैं पढ़ूं, जो भी है। तो ये एक लॉयल आंसर है सर। और कोई सवाल है क्या? जैसे कि आपके पास टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो वो सब चीजें आपने कैसे मैनेज किया? बहुत लोग क्वेश्चन से सिर्फ रिवीजन करते हैं, तो ये शायद बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन लगाया और शायद वही क्वेश्चन दिख गए तो आप बाजी मार गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही चीज़ नहीं है। आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन, जैसे जितना भी टाइम बच रहा है, जैसे सुबह का टाइम आप कोशिश करिए कि आप थ्योरी पढ़िए, जितने टाइम भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो उतने टाइम आप थ्योरी पढ़िए, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। ऐसा दोनों चीज़ों में, जैसे सर हमेशा प्रेफर करते हैं और वो बोले तब से मैं टूटेजा ही लेता हूँ हर साल जो रिवाइज आता है। तो टूटेजा का क्वेश्चन बैंक है जैसे इंडिया का, तो नीचे 1 लाइनर फॉर्म में दिया रहता है उसका आंसर, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम में। अगर आप क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आपको एक बार रिवीजन करना है कि कल आपने कितने क्वेश्चन लगाए, सपोज 50 क्वेश्चन लगाए। आपस में बात नहीं करोगे, तुम लोग को आपस में बात करना अलाउड नहीं है जब तक ये बोल रहे हैं ना। तो 50 लाइन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ऐसे आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कल का क्या पढ़े हो आप उसको, क्या क्वेश्चन लगाए हो उसको। और थ्योरी पढ़ के डेली क्वेश्चन पढ़ना ही, आप जैसे आप 6 घंटा पढ़ते हो तो 1.5 घंटे में डिवाइड कर लो। जैसे मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मेरे को हिंदी के क्वेश्चन पढ़ने में कोई इशू नहीं है, तो मैं 1 घंटे भी बैठूंगा तो 100 क्वेश्चन लगभग लगा लूंगा हिंदी के, क्योंकि वहाँ तो आंसर रहते हैं ना, आपको एक बार अपने दिमाग के हिसाब से उसको जज करना रहता है। तो चलो फिर भी 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन भी आप लेके चलो नॉन टेक का, तो आपका 1 घंटे में हो जाता है। तो मैं हमेशा नॉन टेक का क्वेश्चन के लिए 1 घंटा रखता था, 1.5 घंटे पढ़ाई के लिए, ऐसा टाइप का, या उसको 1.25 घंटा कर दो ऐसा। क्लास नोट्स बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं वो क्लास नोट्स को सिस्टमैटिक रखना और अनसिस्टमैटिक रखना, मतलब कभी रफ कॉपी में लिख रहे हैं, कभी पेज में लिख रहे हैं, और प्रॉपरली उसको मेंटेन करना। और क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कब काम आता है? क्लास नोट्स तो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैं वो उसी से पढ़ा हूँ, मैं कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा हूँ। तो जब आप पढ़ के जाते हो यहाँ और क्लास नोट्स हम पढ़ते हैं वहाँ पे रूम पे या घर पे, तो वो बचता है, जो यहाँ सुन के गए हैं ना वो बचता है दिमाग में। जैसे आप सुने हो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो यहाँ पे सुना हूँ ना, मेरे को अगर मैं जाके नोट्स, चूंकि नोट्स भी ऐसे ही बनते हैं जो आप सुनते हो, तो सुना हूँ और उसी को जाके पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं नोट से ही पढ़ा हूँ, तो उसको पढ़ा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो लाइन सर बोले हैं या जो लाइन मैं लिखा हूँ वही लाइन से मेरे को याद है, वैसा ही। तो नोट्स क्लास का और सुनना क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर हमेशा रिपीट कर करके पढ़ाते हैं तो हम वहाँ से चिल्लाते जाते हैं ना, तो वो चीज़ भी बहुत बहुत काम करती है। और सुना हुआ बहुत ज़्यादा काम आता है ऐसा मेरे को लगता है। उसके बाद आप नोट्स, अगर आपके नोट्स में वही चीज़ें लिखी हैं तो वो दिमाग आपका फिर से रिपीट करता है उनकी बातों को जो आप सुन के आए हैं। तो ऐसे मल्टीपल रिविजन होते हैं शायद दिमाग में, तो ये बहुत बेनिफिशियल है लॉन्ग जैसे टर्म। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो गया, हाँ, उस सब्जेक्ट को भूल जाना या उस सब्जेक्ट को बार बार
पलट के वापस रिवाइज करना, क्योंकि तैयारी तो लंबी है, हाँ सर। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? जो भी पीछे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पढ़ते गए अपन, लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ लिया हूँ यार, एक आध क्वेश्चन कहीं से ऐसे कोई फेंक देता है, दोस्त तैयारी कर रहे हैं, फेंक के मार देगा उसके सर पे। ऐसा होता है जब हम तैयारी करने जाते हैं, आपके दूर में दोस्त कोई जॉब कर रहे हैं, उसको पता चलता है कि अरे यार इसका तैयारी बढ़िया चल रहा है, नंबर वंबर देखता है बढ़िया, आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें मैं बहुत फेस किया हूँ इस चीज़ को, इसलिए बता रहा हूँ। तो सब तो वो लोग ना जानबूझ के ऐसे खोजबीन करके ऐसे निकालेंगे काट ठो क्वेश्चन जिसमें पसीना छूट जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का, है ना। मतलब गुप्ता का एक आठ ठो कोना, वो 90 का, मतलब जो पहले सिविल सर्विसेज में आते थे वैसे वाला क्वेश्चन ऐसे कहीं से खोज के निकालेगा और आपके माथे पे दे मारेगा। अपन डर जाएंगे उस टाइम, अरे यार पढ़ लिया हूँ फिर भी नहीं बना पा रहा हूँ, ये वाली बात आ जाएगी। तो ऐसे टाइम में ना सीधा उसको बोलते नहीं आता भाई, इतना नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। ये तो रही उन लोगों को टैकल करने की बात। लेकिन आप जैसे पीछे पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, अभी मैंने बताया जैसे आप नोट्स बनाए हैं, वो हार्डली आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाओ वो 5 पेज से ज्यादा, या हार्ड टू हार्ड 10, 15, 20 पेज से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप उस 20 पेज को रिवीजन में पढ़ने जाओ तो आपको 2 घंटा 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा। तो आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में भी एक बार अगर आप उसको पलटते हो, जैसे आपने 15 दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका कितना नोट्स बनता है, उस हिसाब से अगर आप उसी शॉर्ट नोट को पलटते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है शायद। मतलब मैं मेरे कंटेक्स्ट में मैं ऐसे ही करता हूँ अगर मेरे को रिवीजन, क्योंकि सारा चीज कोई नहीं पढ़ सकता इतने क्विक टाइम। आप फिर उस सब्जेक्ट को पकड़ोगे तो फिर आपको लगेगा मैं तो पूरा पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपके पास कंटेंट लिमिटेड है तो आप लिमिटेड कंटेंट में ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी बनाए हैं और क्वेश्चन के भी वन लाइनर होंगे आपके पास, जो क्वेश्चन नहीं आते वो अपन लिखते हैं ना, तो इस टाइप का। और किसी के सवाल कुछ? हाँ पूछो। मतलब ये बोल रहा है कि यही का तैयारी कर रहे हैं और बीच में अचानक से जेई आ गया या कुछ आ गया, तो क्या करना चाहिए? तो सब्जेक्ट्स तो सेम है, मैं कभी एई के लिए पढ़ रहा हूँ, जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन अभी चूंकि सिलेबस चेंज है या फिर जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट नहीं है उनको पहले आप अलग कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए और वो सब्जेक्ट्स को टिक करिए। जैसे लगभग आज भी 10 ही सब्जेक्ट हैं शायद मेरे ख्याल से जेई में, अगर मोटा मोटी आप लें तो पहले भी 10 थे, आज भी 10 है। तो उनको आप निकालिए और उनमें देखिए आप कितने को पढ़ चुके हैं और कितने को पढ़ चुके हैं उसको टपाक से एक बार रिवीजन मार लीजिए तुरंत। उसके बाद आप कितने दिन में, 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा नोट्स है। आप देखिए कि आप सपोज 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उसमें से, या 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जितना भी पढ़े उस हिसाब से टाइम डिसाइड कीजिए और टप से रिवीजन मार लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आप उसको नहीं पढ़े हो। उसको रिवीजन मार लीजिए तुरंत और उसके बाद फिर जिसको नहीं पढ़े हैं और जिसमें आप वीक हैं उन सब्जेक्ट को उठाइए, क्योंकि आप पैनिक करके एग्जाम के टाइम पर अपना वीक सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप वीक सब्जेक्ट को शुरू पकड़िए और उसका नोट्स बनाते चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ, और फिर लास्ट टाइम में आप फिर से उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में 5-7 दिन आप देंगे ना रिवीजन को, तब आप रिवीजन करेंगे तो शायद बेहतर रिवीजन होता है। निमेश्वर, जैसे तुम भी फेस किए हो कि पहले तुम्हारा जेई में नहीं हुआ, तुम उम्मीद किए थे, एससीएस में तुम इंटरव्यू तक गए, हम लोग भी उम्मीद किए थे हो जाएगा, हालांकि इस बार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? जी सर, कोशिश पूरा। तो नहीं हुआ। अब एक एग्जाम में आदमी पूरा अपना ताकत लगा चुका है, उसको उम्मीद है कि उसका हो जाना चाहिए और वहां से नहीं हुआ, फिर से तुम वहां से पढ़ाई चालू किए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हुआ इतना तो अब क्या करेंगे, कई लोग मतलब 60% लोग तैयारी छोड़ देते हैं, तो वो 40% जो बच जाते हैं उनका बेनिफिट बताओ इनको, और कैसे अपने आप को कंसोल करो, कैसे मोटिवेट करो कि मैं कर सकता हूँ फेल होने के बावजूद। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, उसके बावजूद क्या करना पड़ता है? फेल तो बहुत लंबे दौर से होते आ रहे हैं। जैसे मैं बताया, ग्रेस से पास आउट हुआ, उसके बाद सबसे पहले मैंने व्यापम का एग्ज़ाम दिया
नगर निगम सब इंजीनियर 18 वाला, उसमें मेरे मार्क्स थे 86-88 के समथिंग थे, जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने PWD JEE दिया, उसमें 95-96 अराउंड थे। सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम मैंने क्रैश बैच ज्वाइन किया। उससे पहले तक मैंने जो एक सब्जेक्ट था, कोई सा सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा था। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब नहीं पढ़े थे बहुत अच्छे से। यहाँ मैं आया, यहाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कहा जाए जेई के मतलब एकदम धड़कन है टाइप का, मतलब बहुत मेन सब्जेक्ट है ना जेई के लिए बोले तो वो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े थे। तो यहाँ मैं मैम के पास पढ़ा, तुरंत से मेरे को मेरा 10 नंबर इनहेंस हुआ, ऐसा लगा। मैं छोड़ छाड़ के वहाँ से सब आ गया, यहाँ पढ़ना है अब करके। तो जब मैं आया उसके बाद भी नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत पढ़ा। उस टाइम सर देखते थे, मैं यहीं बैठ के पढ़ता था दिन भर, क्योंकि नॉन टेक का क्लास रहता था शाम को और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहता था रहने का। तो मैं क्या करूँ, उस टाइम लाइब्रेरी वगैरह यहाँ खुले नहीं थे, तो मैं यहीं पे बैठ के पढ़ते रहता था। सर अलाउ कर दिए थे कि यहीं पे पढ़ो करके, तो यहीं पे पढ़ता था। और बहुत पढ़ा पर भी नहीं हुआ। मतलब मैं शायद सबसे ज़्यादा मेहनत उसी एग्ज़ाम के लिए किया हूँ, PWD JEE के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को शायद आज की तैयारी कहीं ना कहीं उस टाइम की तैयारी से रिलेटेड है। जब आप आज मेहनत करते हो, वो भले आपको आज रिजल्ट ना दे, लेकिन वो जैसे मैं बोला ना, एक्यूमुलेट होते रहता है। तो वो एक्यूमुलेट हुआ रहा होगा कहीं पे बैक ऑफ द माइंड, तो वो काम किया शायद किसी क्वेश्चन में। तो ऐसा हुआ कि वो काम कर गया और आगे एग्जाम में साथ दिया। फिर उसके बाद SES हुआ, उसमें बहुत हेल्प किया होगा शायद वही तैयारी। फिर मैं नॉन टेक ज्वाइन किया, अच्छे से पढ़ा, लेकिन नॉन टेक भी नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि मेरे लिए हमेशा ये था ना कि कैसे भी करके ये नहीं हुआ वो वाला पकड़ के रखना ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं होगा ना। पोस्ट ही कम है तो कितने लोगों का हो जाएगा तैयारी करने वाले। भीड़ जैसे हम लोग, सब लोग भीड़ में बैठे हैं। आप खुद ऐसे 50 को जानते होंगे जो आपसे ब्रिलियंट है और तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में। तो अपना भी बारी आएगा। जैसे मैं वो लेयरिंग सिस्टम में बहुत बिलीव करता हूँ, लेयर के ऊपर लेयर। कोई 7 साल से 2014 से जो तैयारी कर रहा है, वो आपसे ज्यादा लेके बैठा है ना यहाँ पे, तो उनका लेयर ऐसे लेयरिंग होती गई है। जब वो लेयर निकलेगा धीरे धीरे हम भी अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे। यही सोच के मैं हमेशा प्रिपेयर करते रहा कि वो लेयर में कभी तो हम भी आएंगे कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सोच के पढ़ा कि बहुत तैयारी करने वाले लोग हैं, उसमें हमको भी उन टॉप्स में आना है या उनमें रहना है, ताकि हम भी सिलेक्शन ले सकें करके। ठीक है, तो फिर मैं निमेश्वर का इसको कंक्लूड करवाते हैं। अगर आप लोग का इंडिविजुअल कोई डाउट होगा तो भी निमेश्वर यहाँ रुकेंगे, आप आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, कंक्लूडिंग कुछ बोलना है? अच्छा, एक चीज़ और, अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, तुम्हारे साथ वाले भी कई ऐसे हैं, कई यहाँ बैठे भी हैं, और सब लोगों को मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं तो बहुत खुश थे। मेरे घर में इतनी खुशी कभी नहीं थी रैंक 1 इससे पहले, क्योंकि CSEB का रिजल्ट आ गया था तो मेरे पापा ने मेरे को मिठाई भी नहीं खिलाई। मतलब मेरे घर वाले बहुत जैसे उम्मीद तो बहुत है पर दिखाते नहीं है वाला बात है ना। मतलब मेरे से उम्मीदें बहुत है, लेकिन मतलब एकदम नहीं मेरा बेटा ऐसा वैसा ये वो ऐसा टाइप का उम्मीद कुछ नहीं है। मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा जॉब लग गया है यार, पहला रैंक आ गया है यार टाइप के घर में गया। तो अभी लेकिन ऐसा लगा लोगों के मुंह से सुन के, मतलब मेरे को तो ऐसा दिखाया नहीं। हाँ, जब रैंक 1 आया ऐसा उनको पता चला तो ऐसे मिठाई खिला दिए। एक ठो हमारे इधर पेड़ा बहुत फेमस होता है भरता कला का, तो ऐसे पेड़ा एक ठो खिला दिए और हो गया बस ऐसे करके। तो फिर ठीक है, फिर ऐसा वाला सिचुएशन था। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने ही एक दोस्त का जो मेरे साथ ही पढ़ा, हमेशा मैं उसकी तैयारी देखा, बहुत मेरे डाउट्स हमेशा क्लियर करने वाला मेरा रूममेट था, और मैंने उसकी पढ़ाई को भी देखा, और कॉलेज टाइम से मेरे से बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 1 मिनट भी मैं अपने वो का मतलब रैंक 1 का खुशी नहीं मना पाया हूँ अपने आप में। और मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है उसको फ़ोन करके बात करने की कि भाई तैयारी कैरी ऑन रखना होता है ऐसा ये वो।
मतलब वो मेरे को गाली देगा ना कि भाई ज्ञान पेल रहा है, ये है वो है, वो नहीं पता नहीं शायद समझे भी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फोन कर सकूं। तो ऐसा नहीं है, आप मतलब फेल मैं भी हुआ हूँ, अगर मैं भी फेल होता तो शायद मैं उससे बात कर पाता, चल अगले पोस्ट के लिए कैसे भी करके लेंगे, भीड़ के लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन शायद अब SES है तो मैं बोल सकता हूँ उसको कि SES करना है भाई, कैसे भी करके तू आ जाए, हाँ ये कर ले वो कर ले, तो मैं बोल सकता हूँ शायद। लेकिन आप एक बार फेल हुए, जैसे मैं बताया 2018 से उसके बाद 2019 में ही एक पेपर दिया था WRD वाला सर, वो डैम इंस्पेक्टर वाला, उसमें अच्छा रैंक था, 11वां रैंक था, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ठीक है, एक पॉजिटिविटी आई कि नहीं यार तैयारी करेंगे तो आ जाएंगे, कहीं तो है अपन, एक पता चला ना कि कहीं है अपन, तो ऐसे तैयारी करेंगे। तो आप भी अगर 90, 95 या किसी भी रेंज में है, आप पढ़ाई करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी वालों की कमी है। एक चीज है कि क्योंकि मेरे में भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसीलिए मेरे मार्क्स 86 और 96 आए थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मेरे को एक चीज बोले सर एक दिन, तू पढ़ता है लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है तेरे में, तू रोज नहीं आता। क्योंकि सर एक एक जने को, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, एक एक जने को जानते हैं और एक एक जने को बोलते भी हैं, तू कल नहीं आया था, तू कल नहीं आया था। तो हाँ, तो ये है कि मेरे में कंसिस्टेंसी लाने वाले सर ही है। जैसे मैं बताया, मैं शुरू से ये चीज बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत कम मेंटोर मिलेगा आपको जो आपको आपकी छोटी छोटी गलतियां जो बहुत बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो कभी उसको बढ़ने देता ही नहीं है ना, आपके पास मेंटर रहता है तो वो कभी बढ़ने नहीं देता। तो ये चीज है कि वो आपको पुश करते रहता है, तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और जो भी उस रेंज में है, वो आपके अंदर जो भी कमी होगी या कमी नहीं भी होगी, तो जो आप गलती करे होगे उसको शायद कम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। ठीक, तो निमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। अभी रुकेंगे निमेश्वर यहाँ पे, आप लोग क्रॉस क्वेश्चन जो भी अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो आकर के पूछ सकते हैं, मैं भी रुकूंगा यहाँ पे। एक बात याद रखना, ठीक है, मेरा एक फिलॉसफी है, मेरा और मैडम का एक फिलॉसफी है कि हम अगर है ना पास में IIT या NIT से पढ़े बच्चे को पढ़ाएं तो हमारी कोई महारत नहीं है। ठीक, हमारा निमेश्वर डोंगर गांव से, तू डोंगर गांव से बालोद से है, बालोद से है, ठीक, बालोद का है। परिवेश कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शहर से आता हो, हमारे छत्तीसगढ़ में सभी लोग गांव से आते हैं। ठीक, और हम हमेशा ये मानते हैं कि भारत गांव में बसता ही है, लेकिन उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ गांव में बसता है। तो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, मैंने इसलिए गांधी जी का फिलॉसफी रखा। हमारा महारत तब है, हम टीचर बेहतर तब हैं जब हम एक कमजोर छात्र को ऊपर लेके आ सकें। ये कमजोर नहीं था, वो विल पावर या वो फेलियर उसको रोक रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन वो लगातार ईमानदारी, उसकी पढ़ाई मैं देखा हूं और हमेशा डांटा हूं, कभी प्यार से बात नहीं किया, एक दिन भी प्यार से बात नहीं किया ना तेरे से, बहुत डांटा हूं, है ना। लेकिन जब भी संकट में रहता था तो बात करता था, उसको लगता था कि कोई है तो मैं रहता था उसके लिए, मैं आपके लिए भी रहूंगा, ये हमारा ड्यूटी है, बशर्ते आप ईमानदार रहें इसके जितना। ये बहुत मेहनत करता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो अपनी ब्रिलियंसी के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सके। ये ख्वाब भूल जाना कि मैं बहुत होशियार था, मैं फलाना DPS स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं BIT से पढ़ा हूँ, मैं NIT से पढ़ा हूँ, ठीक, मैडम NIT सीनियर है, मैं BIT का सीनियर हूँ। मैं BIT वालों को हमेशा बोलता हूँ, तुम लोग होशियार बहुत हो लेकिन कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो। पढ़ोगे थोड़े दिन में चाप देगा दोस्त आकर के, बोलेगा अरे चल चल GMAT GRE करते हैं, तो आपका रास्ता भटक जाता है। आपको एक जगह खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आप पूछे थे ना कि एक एग्जाम का मैं तैयारी कर रहा हूँ, बीच में आ रहा है तो मैं क्या करूं। ये लोगों के जब पास जैसे CSE भी आया, तो अब ये पहला काम ये था कि वो अपना सिलेबस को कंप्लीट किए हैं। ठीक, ये 2019 20 फरवरी 2019 का बैच था तुम लोगों का, ठीक, 20 फरवरी 2019 से इनका एक लगभग 8 महीना सिलेबस चला था। आप लोग का सिलेबस ज्यादा लंबा चलेगा क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, सवाल को पूछने का तरीका बढ़ गया है। SES का पेपर देखो, पेपर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हमारा काम भी बढ़ गया। वो कंप्यूटर नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ना पड़ेगा, उसका क्लास को चलवाना पड़ेगा। JEE में भी नॉन टेक जोड़ दिया है। हम तो शुरू से बोलते हैं कि आपको टेक नॉन टेक को बैलेंस करना है। अब इस बीच में आपको सिर्फ एक ही चीज काम आएगा कि आप कितना अपने आप को ट्रेन करते हो। ठीक, आप
मतलब प्रैक्टिस करके गए, यहां से क्लास में पढ़ के गए, क्लास में आपका दिमाग नहीं चलता, इस बात को हमेशा याद रखना। आपको हम डिलीवर करते हैं, आप उसको रेसिप्रोकेट पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर जब समझा रहा है, भले मैं 3 बार बोलूं, भले मैं 4 बार बोलूं, आप क्लास में ग्रेस्पिंग नहीं करते। आप ग्रास्प कहां पे करते हो? जब आप घर में पढ़ना क्या करते हो, उसको चालू करते हो। जैसे निमेश्वर ने बोला कि पहले वो लिखता नहीं था, फिर लिखो, तो मैं हर चीज बोलता हूं, नॉन टेक्निकल को भी एक रफ पेपर लो और बार बार क्या करो, उसको लिखो। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए आर्टिकल में कितने बार लिख देता हूं? कम से कम 20-25 बार पूरा आर्टिकल। पॉलिटी पढ़ाते समय मेरी तो फॉर्मेलिटी हो सकती है, मैडम की तो फॉर्मेलिटी हो सकती है, आखिरी में 15 मिनट रिवीजन क्यों कराते हैं हम लोग? मजा लेने के लिए नहीं। कुछ लोग किताब बंद करते हैं, जाते हैं बाहर, नहीं, उस सीरियसनेस को समझो कि कॉम्पैक्शन समझते हो ना तुम लोग, सिविल वाले हो, कॉम्पैक्शन समझते हो कि नहीं? सड़क बनाने जाओगे और बजरी को ऐसा फैला दोगे, सड़क बनेगा ढंग का, पहले उसको धंसना पड़ेगा, तो वो कॉम्पैक्शन है। कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 2.5 घंटा पढ़ा तो क्या पढ़ा, हाथ में क्या आया, उसके लिए मैडम आपको 15 मिनट रिवीजन कराती है। मैं आगे का दिन पढ़ाना चालू करता हूं तो पीछे क्या पढ़ाया है फटाफट क्लास में बोलता हूं, तो ऐसा देखते रहते हैं। आपको भी बोलना है ना? जैसे मैम रिवीजन करा रही है तो पीछे में जाके देखता हूं तो कई लोग सिर्फ उसको देखते हैं, आपको बोलना है। आपके हाथ को, आपके दिमाग को, आपके आंख को याद कराना है, क्योंकि केवल पढ़ करके बुकिश नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं करता, पिक्टोरियल मेमोरी भी रिफ्लेक्ट करती है। इसने बोला कि सुना हुआ चीज इसको एग्जाम में याद आता है, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको जोड़ करके आपकी तैयारी होती है। जब कभी आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीच में कोई छोटा एग्जाम आ जाता है, जैसे मान के चलो एई का तैयारी कर रहे हो, जेई आ जाता है, हम डिटेल्ड बैच को रोकते हैं, 1.5 महीने का क्रैश कोर्स चलाते हैं। कब? जब उसकी संख्या ठीक ठाक हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो। एसी को बंद कर लेगा, खांसी आ रहा है तो बंद कर दे, तो बेटा बंद कर दे एसी को, ठीक। लेकिन मान के चलो कि एई का तैयारी करने जा रहे हो और 10 सवाल, 20 सवाल, 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 25 पोस्ट का एक एग्जाम आ गया। आप अपनी तैयारी करते करते उसको दो ना, आप अपने घंटे बढ़ा दो, ना कि आप जो लार्जर तैयारी कर रहे हो उस तैयारी से आप कॉम्प्रोमाइज करके बड़े एग्जाम की तैयारी को छोड़ दो। आप 2.5 घंटा सुबह शाम का तैयारी करते रहो और साथ में अपने घंटे जो घर पे पढ़ रहे हो उसमें इधर का रिवीजन को कम कर दो और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। लेकिन आप वो तैयारी कब कर पाओगे? जब आपने सारे विषय को क्या कर लिया है, पढ़ दिया है। अचानक हवा हवाई होगा क्या तैयारी? नहीं होगा। आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस, तब जाकर के आप उस तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो तैयारी पूरी करो और जो जो एग्जाम रास्ते में आते हैं, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, इस बात को समझो। आप लोग 2022 पे आप खड़े हो, आपको जनवरी में सीएसईबी मिला है एग्जाम, जनवरी 2022 सीएसईबी का एग्जाम, उसके बाद मई में आपका जेई का एग्जाम 400 पोस्ट, और फिर ये जो एसईएस आने वाला है। साल के एंड होते होते एपी लेक्चरर आ जाएगा, एक और नया एसईएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इतना मौका सुधारने का नहीं मिलता। आप एक साल गेट में ईएस में गलती करते हो, अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है। एक एसएससी जेई को खराब करते हो, अगले साल मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन इतना मौका दे रहा है कि साल में आपको 3-3 मौके मिल रहे हैं। करना क्या है? पूरे सिलेबस को होलिस्टिकली पहले कंप्लीट करना है और कंप्लीट करते करते लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। सेल्फ रेक्टिफिकेशन जितना करोगे उतना काम आएगा, ठीक है? बाकी निमेश्वर यहाँ पे हैं और निमेश्वर को बहुत बहुत बधाई। पता नहीं क्या हुआ था, है ना, पता नहीं क्या हुआ था, इसको पहले दिन मैं बोला था, याद है तेरे को? तेरे को रैंक 1 ही निकालना है, सेकंड रैंक तेरे लिए नहीं है, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आता है मन से और मैं बोल देता हूं और वो चीज हो जाती है। ये इसके साथ हुआ है। मेरे को इसको देख के लगता था पता नहीं क्यों ये रैंक 1 ही आएगा करके, और कुछ इधर उधर की बातें चल रही थी। तुम्हारे रिजल्ट के ठीक 2 दिन पहले मैं शाम वाला क्लास ऑफ करके रायपुर में जाके बैठ गया था, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, बहुत नेगेटिव बातें चल रही थी। मेरे को यही झूल रहा था दिमाग में कि जो बच्चे मेहनत किए हैं अगर उनका नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सारी अफवाहें सुनाई देंगी, इसका ऐसा सेटिंग हो गया, इसका वैसा हो गया। अरे हम साक्षी हैं इस बात के, ना सीएसईबी में कुछ गलत हुआ है, ना आपका जेई में कुछ गलत हुआ है। और मैं 2015 से सिविल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कभी कोई बच्चा ऐसा सेलेक्ट नहीं हुआ है जो कि जिसने मेहनत ना की हो और वो सेलेक्ट हो गया हो। तो एक चीज तो और याद रखना, लूज टॉक मत करना। जहां आपको लगे ना कोई नेगेटिव बात कर रहा है उससे दूर हटो, उसको छोड़ो, वो तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इन बातों पे अपने दिमाग को इन्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है कि सेटिंग होकर के परीक्षा निकालता है आदमी, तो आप उस इंसान की तौहीन करते हैं जो आदमी सेलेक्ट हुआ है। जब आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट जिसने मेहनत किया है
उसके मेहनत की इज्जत नहीं कर सकते तो आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे कभी। ठीक, तो उससे सीखो कि कैसे उसने अपने आप को ट्रेन किया, हाउ टू ट्रेन द ड्रैगन। ठीक, और हमेशा हर इंसान का अपना एक समय आता है। कबीर की एक लाइन है, वहीं से कंक्लूड करूंगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उस ऋतु का इंतजार करना है, लेकिन खाली इंतजार नहीं करना है, क्या चीज करना है, साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच निवेश्वर, बहुत फक्र है तुम्हारे ऊपर।